हेलो एवरीवन, मोस्ट ऑफ दी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल बायोप्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है डीएनए। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या यूनिट्स होती हैं, और मैंने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। और ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको ये न्यूक्लिक एसिड का डीएनए टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। डियर गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी नया टॉपिक डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए, टाइम को बचाते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डीएनए। डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो दैट डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा जो फुल फॉर्म होता है उसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसे सबसे पहले जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया था 1953 में। यानी कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। और इसके लिए इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ से अवार्ड भी किया गया था। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा आता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आर डिस्कवर्ड बाय हु गॉट द नोबेल प्राइज़? तो आंसर है वॉटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट क्या है? अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ट्विस्टेड होता है, लैडर लाइक होता है। आप देख रहे हैं लैडर जैसा बना होता है। और इसमें क्या होता है, जो इसका जो विड्थ होती है वो क्या होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए की एक कंप्लीट टर्न की बात करें तो एक कंप्लीट टर्न जो होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, डियर स्टूडेंट्स। और इस पूरे जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस पूरे में यहाँ पे क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। यानी कि नाइट्रोजनस बेस भरे हुए होते हैं। एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन, इस तरह से नाइट्रोजन बेस होते हैं। और आपको ये याद रखना है कि हमेशा क्या होगा, अगर कहीं पे भी एडेनिन है तो उसके सामने हमेशा क्या आएगा? थाइमीन आएगा। अगर थाइमीन है तो उसके सामने एडेनिन आएगा। ग्वानिन है तो उसके सामने साइटोसिन आएगा। और साइटोसिन है तो उसके सामने ग्वानिन आएगा। इस तरह से पूरे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स भरे हुए होते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इस डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मैंने लास्ट टाइम पे बताया था। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और ये तीनों चीज़ें यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स ही डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, यही डीएनए को बनाती है। उसके बाद क्या होता है? इस कंप्लीट टर्न में जो पहला टर्न है, जैसे ये ट्विस्टेड जो टर्न है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम है। और इस पूरे टर्न में यानी कि इस एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। यानी कि वन कंप्लीट टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। तो एक कंप्लीट टर्न में अगर 10 न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं तो एक जो बेस पेयर है, एक बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी कि अगर हम ये बात करें कि एडेनिन और थाइमीन, एक सिंगल बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक कंप्लीट टर्न में जो 34 एंगस्ट्रॉम का है उसमें 10 नाइट्रोजनस बेस हैं। तो एक बेस पेयर के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे करेंगे? 34 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो डीएनए का ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसकी वेट दोनों तरफ 20 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके साथ ही साथ जो इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए में, स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 2 तरह के होते हैं। मैंने लास्ट टाइम पे ही बताया था। 2 कौन से होते हैं? प्यूरिन और पिरिमिडीन। जो प्यूरिन होता है वो फिर से 2 तरह का होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। और जो पिरिमिडीन होता है वो 2 तरह का होता है, साइटोसिन एंड थाइमीन। दोनों के डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में ये बेसिक डिफरेंस है कि जो डीएनए होता है उसके जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन होते हैं। जबकि जो आरएनए होता है उसके जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। उसके साथ ही साथ ये आपने स्ट्रक्चर लिख दिया इसका। इसके बाद क्या लिखेंगे कि जो डीएनए होता है बेसिकली जो है वो 3 टाइप्स का होता है। अगर डीएनए के टाइप्स की बात करें तो डीएनए 3 टाइप्स का होता है। ये भी मैं बाद में बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको बताऊंगी जो डीएनए होता है इसके लिए क्या हुआ। चारगाफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रूल दिया, एक नियम दिया है। चारगाफ रूल करके क्वेश्चन पूछा आता है। उन्होंने क्या बताया कि पूरा जो डीएनए है उसमें क्या होगा? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में एडेनिन जो है
थायमिन के बराबर होगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के बराबर होगा। यानी कि किसी भी सेल में जो भी डीएनए प्रेजेंट होगा उसमें जितनी मात्रा में एडेनिन होगा उतनी ही मात्रा में थायमिन होगा, और जितनी मात्रा में ग्वानिन होगा उतनी ही मात्रा में साइटोसिन होगा। इट मीन्स अगर 60% किसी भी सेल के डीएनए में 60% एडेनिन है तो उसमें थायमिन भी कितना होगा, 60% होगा, इक्वल अमाउंट में होगा, ताकि वो बॉन्डिंग कर सके, आपस में पेयर बना सके। और जितनी क्वांटिटी ग्वानिन की होगी, अगर ग्वानिन 40% है तो उसमें जो साइटोसिन होगा वो भी कितना होगा, 40% होगा। तो ये रेशियो हमेशा बराबर होता है, 1 होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं चारगाफ रूल बोलते हैं, क्योंकि ये नियम, ये रूल जो है वो चारगाफ ने बताया था कि किसी भी सेल के डीएनए में एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर होता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है जो इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो पेयरिंग हो रही है ये भी आपको याद रखनी है कि हमेशा एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड्स के साथ पेयर बनाएगी और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से पेयरिंग करेगी। ये बॉन्ड भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखने की कितने होते हैं, 2 होते हैं और 3 होते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था डीएनए का। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो डीएनए होता है वो बेसिकली कितनी 3 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा होता है। अगर हम डीएनए के टाइप्स की बात करें तो डीएनए का जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। ये भी क्वेश्चन आता है। तो डीएनए 3 प्रकार का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। जो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? जो ए डीएनए और बी डीएनए होता है ये दोनों कैसे होते हैं? राइट हैंडेड होते हैं, जबकि जो जेड डीएनए होता है ये कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है। उसके साथ ही साथ जो ए बी और जेड डीएनए होते हैं इनमें से क्या होता है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में किसी सेल में मोस्ट एबंडेंट डीएनए कौन सा होता है? बी डीएनए होता है। यानी कि मोस्ट ऑफ द सेल में बी डीएनए ही पाया जाता है, यानी कि राइट हैंडेड बी डीएनए पाया जाता है। और अगर हम ये कहें कि ये जो तीनों प्रकार के डीएनए हैं इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट या कौन सा है, तो ऐसा कुछ नहीं आता। नॉर्मली आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए लिखने के लिए आता है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि डीएनए 3 टाइप्स का होता है, ए बी एंड जेड डीएनए। जेड डीएनए आप याद कैसे रखेंगे? क्योंकि देखिए जेड है ऐसे, तो इसमें हम बनाएंगे लेफ्ट हैंडेड होता है, बाकी दोनों राइट हैंडेड होते हैं। बी डीएनए सबसे ज़्यादा टाइप्स, कॉमन टाइप्स है, यानी मोस्ट ऑफ द सेल्स में बी डीएनए पाया जाता है। अब हम बात करते हैं डीएनए के फंक्शन की। डीएनए का फंक्शन क्या होता है? तो डीएनए जैसा कि आप सभी जानते हैं हेरिटेरी मटेरियल है, यानी कि ये क्या करता है, जो जेनेटिक्स करेक्टर होते हैं, हेरिटेरी करेक्टर्स होते हैं, उनको वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाता है। कैसे? आप सिंपल समझिए, जैसे जो चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, बोलते हैं नहीं इसमें ये सिम्टम्स इनके पेरेंट्स जैसे, यानी कि डीएनए क्या करता है, हेरिटेरी करेक्टर्स को ट्रांसमिशन का काम करता है जनरेशन टू जनरेशन। मोस्ट ऑफ दी जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो यही है, क्योंकि डीएनए से ही फिर बाद में एमआरएनए बनता है, फिर उससे प्रोटीन बनती है और वो क्या करती है, पूरा फिनोटाइप को डिटरमाइन करती है। तो आज का हमारा डीएनए का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। डियर गाइज, मैं अगले टर्न पे आपको जो नया टॉपिक लेके आऊँगी वो है आरएनए, क्योंकि आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है डीएनए की तरह, बस वो सिंगल स्ट्रैंड है और वो इससे थोड़ा सा डिफरेंस है। कहाँ पाया जाता है मैं ये भी बताऊँगी। और डीएनए की अगर प्रेजेंस की बात करें तो आपको ये भी याद रखना है कि डीएनए क्या होता है, सेल में तो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, इसके साथ ही साथ न्यूक्लियोलस, इसके साथ ही साथ जो सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, इसमें भी पाया जाता है। तो डीएनए का आपको कहाँ प्रेजेंस होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, कितने टाइप का होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है। आप इसे अच्छे से तैयार करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज से या मेल से या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो मेरी ईमेल आईडी है वो है neelumisra999@gmail.com। जो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है वो भी मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। आप वहाँ पे जाके मेरी ईमेल आईडी भी देख सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ डियर गाइज, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत सारे नए नए इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो लेके आऊँ, एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक बनाऊँ। आज का जो टॉपिक मैंने बनाया ये भी एनसीईआरटी बुक का ही है और ये बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में है, तो आपको पता होगा कि बायोमॉलिक्यूल का मैंने ये टॉपिक बनाया हुआ है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।